नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएफडी क्या होता है, डीएफडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डीएफडी के रूल्स क्या हैं, डीएफडी को बनाते समय इसके रूल्स क्या होते हैं और डीएफडी को बनाया कैसे जाता है। तो ये सब यहाँ पे हम अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। तो डीएफडी क्या होता है? डीएफडी की फुल फॉर्म होती है डेटा फ्लो डायग्राम। ये एक तरह का डायग्राम होता है जो डेटा के फ्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह का हम डायग्राम बनाते हैं। अभी डेटा फ्लो क्या होते हैं? डेटा फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं या कोई एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो सभी एप्लीकेशन में या सभी सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं डेटा फ्लो करता है। डेटा कैसे फ्लो करता है? हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और वो हमें आउटपुट देता है। अब ये हमें इनपुट से हमें आउटपुट कैसे मिला, तो डीएफडी के अंदर हम एक डायग्राम बनाते हैं इस पूरे डेटा के फ्लो का। मतलब कि कोई यूजर है, वो सिस्टम को इनपुट दे रहा है, सिस्टम को डेटा दे रहा है, डेटा वो प्रोसेस हो रहा है और बदले में हमें वो कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ये जो पूरा डेटा का जो फ्लो है वो हम डीएफडी के अंदर ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं तो उस समय हम डीएफडी को भी हम बनाते हैं और ये हमें सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, सिस्टम की एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग देता है। और इसका मेन फायदा ये होता है कि जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसको हम एक नेटवर्क के थ्रू, मतलब एक डायग्राम के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू उसे हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, सिस्टम को अच्छी तरह से समझने में हेल्प मिलती है। और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसको डीएफडी की हेल्प से सिस्टम को समझने में हेल्प मिलती है, जैसे कि नॉन टेक्निकल जो लोग होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या फिर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, तो उनके लिए भी डीएफडी काफ़ी एक मतलब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे वो सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इसलिए डीएफडी जब भी हम रिक्वायरमेंट्स का हम गैदर करते हैं, जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद हम उसका डीएफडी भी वहाँ पे हम बनाते हैं ताकि सिस्टम को हम अच्छी तरह से समझ सकें। और जो डीएफडी होता है वो डेवलपर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसका जो मेन काम होता है वो सिस्टम की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करना होता है। ठीक है ना। और जो लोग होते हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको भी सिस्टम को समझाना इसका पर्पस होता है। तो डीएफडी क्या है? डीएफडी मतलब डेटा फ्लो डायग्राम है, जो एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्लो, जो हमें इंफॉर्मेशन के फ्लो को प्रोवाइड करवाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डाटा, जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है इनपुट एंड आउटपुट डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को। मतलब कि इनपुट से आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो हम ग्राफिकल फॉर्म में, कुछ सिंबल्स की फॉर्म में हम डीएफडी के अंदर वहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम डीएफडी बनाते हैं। डीएफडी शो द मूवमेंट ऑफ डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिस्टम। डीएफडी हमें डेटा के मूवमेंट को शो करता है, एक सिस्टम के अंदर डेटा कैसे मूव कर रहा है। तो ये सारा जो है डीएफडी के अंदर हम बनाते हैं, ये डीएफडी के अंदर सब कुछ होता है। डीएफडी हमें शो करता है कि डेटा सिस्टम में कैसे एंटर हो रहा है, सिस्टम से डेटा कैसे बाहर निकल रहा है, सिस्टम में क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि इनपुट से आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या क्या सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है डीएफडी के अंदर शो होता है। और डेटा सिस्टम में कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये सारा काम जो है एक डीएफडी के अंदर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा फ्लो ग्राफ और बबल चार्ट। इसे हम डेटा फ्लो ग्राफ भी बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बबल चार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएफडी सर्व द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग मेजर रिक्वायरमेंट्स। डीएफडी का जो पर्पस होता है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करना होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट मॉडलिंग टूल that allow us to picture a system as a network of functional process। ये एक मॉडलिंग टूल है जो हमें अलाउ करता है टू पिक्चर अ सिस्टम एज अ नेटवर्क। मतलब कि ये एक तरह क्या है, एक तरह का टूल होता है जो हमें सिस्टम की पिक्चर बना के देता है, एक तरह के उसके इंफॉर्मेशन की फ्लो का एक नेटवर्क की तरह, मतलब एक पिक्चर बना के देता है, जिससे हमारे माइंड में एक तरह का एक पिक्चर बन जाती है सिस्टम की। तो इससे हमें सिस्टम को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी आसानी से हम सिस्टम को समझ पाते हैं। तो इसलिए डीएफडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं तो वहाँ पे हम डीएफडी को भी हम बनाते हैं। और जब भी आप अपने कॉलेज में आप कोई प्रोजेक्ट आप किसी एग्जामिनर को दिखाओगे तो वो रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ वो सबसे पहले आपका डीएफडी को ही चेक करता है। डीएफडी की हेल्प से ही वो सिस्टम को समझ पाता है और डीएफडी के अकॉर्डिंग ही वो आपको देखता है। मतलब तो हमेशा जब भी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती है तो डीएफडी को हमेशा बनाया जाता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होती है और डीएफडी जो है डायग्राम की फॉर्म में होता है। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो सबसे पहले डीएफडी को देख के ही सिस्टम को समझते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी। कंपोनेंट्स मतलब डीएफडी को बनाते समय ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला हमारा जो सिंबल आता है वो आता है प्रोसेस। कुछ इस तरह से ये सिंबल होता है, या फिर ये आता है, या फिर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रोसेस नंबर होता है। तो डीएफडी का पहला जो सिंबल होता है वो होता है प्रोसेस, जिसे सर्कल की तरह करते हैं या फिर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं।
ये क्या करता है, ये इनपुट से आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये उसको दिखाता है। जैसे कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं, इनपुट से वो पहले प्रोसेस होगा, देन हमें आउटपुट देगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस का यहाँ पे नाम लिखा जाता है, सिंपल है। सेकंड सिंबल हमारा आता है एक्सटर्नल एंटिटी, जिसे हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये होती है हमारी एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है? एक्सटर्नल एंटिटी मतलब ये वो एंटिटी होती है जो सिस्टम में डेटा प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि जो सिस्टम में प्रोसेस कराने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी का नाम से पता लग रहा है ये वो एंटिटी होती है जो सिस्टम के बाहर से होती है, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम में जो डेटा प्रोवाइड करवाएगा वो बाहर से कोई यूजर प्रोवाइड करवाएगा या कोई एडमिन प्रोवाइड करवाएगा, जो बाहर से, सिस्टम के बाहर से कोई डेटा को प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसे हम एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एनीथिंग दैट प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम और कंज्यूम डेटा फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंटिटी। तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है? ये वो एंटिटी होती है जो सिस्टम में डेटा प्रोवाइड करवाती है और सिस्टम से डेटा कंज्यूम करती है। तो इसमें हमारे यूजर्स भी आ सकते हैं, एडमिन भी आ सकता है, कोई बैंक भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है यहाँ पे। बैंक से मतलब क्या हो गया कि सपोज यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे बैंक क्या है? एक्सटर्नल एंटिटी है। या फिर अगर आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन आप कर रहे हैं गूगल या फेसबुक के थ्रू, तो यहाँ पे गूगल और फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है। तो एक्सटर्नल एंटिटी में आपके पर्सन भी आ सकते हैं, इट कैन बी अ पर्सन, जिसमें हमारे यूजर्स हो सकते हैं, एडमिन हो सकते हैं, एनी सिस्टम हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है? जो सिस्टम के बाहर होती है, मतलब कि जो सिस्टम के बाहर से एक एंटिटी होती है जो सिस्टम का पार्ट नहीं होती है और सिस्टम में डेटा प्रोवाइड करवाती है, सिस्टम में इनपुट देती है और सिस्टम से डेटा कंज्यूम करती है। थर्ड आता है हमारा डेटा फ्लोज, जो कुछ इस तरीके से ये सिंबल्स होते हैं जो ये तीर की तरह करते हैं, इन्हें हम डेटा फ्लो कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये डेटा के फ्लो को बताते हैं, मतलब कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा रहे हैं तो डेटा के फ्लो को बताते हैं ये। और एक फोर्थ सिंबल होता है जो बताता है डेटा के स्टोर को। एक कुछ इस तरह से सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है, या फिर इस तरह से होता है, आपको कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंबल होता है, इससे हम डेटा स्टोर बोलते हैं, या फिर इसको हम फाइल्स ही बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे डेटा स्टोर होता है या फिर डेटा यहाँ पे अपडेट होता है। तो ये चार सिंबल्स होते हैं, पहला प्रोसेस, फिर एंटिटी, फिर डेटा फ्लो, और फोर्थ है यहाँ पे डेटा स्टोर। तो ये चार सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम पूरे डीएफडी को बनाते हैं और पूरे डेटा के फ्लो को हम एक डायग्राम के रूप में हम बनाते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डीएफडी, मतलब कि एक डीएफडी को बनाते समय हमें क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं। पहला रूल कह रहा है डेटा कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, देयर मस्ट बी अ प्रोसेस बिटवीन देम। मतलब कि जो डेटा होता है वो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक हमें भेजना है, तो वो डायरेक्टली डेटा यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। डीएफडी के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें एक एंटिटी से यहाँ पे डेटा भेजना है दूसरी एंटिटी में, तो यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा बीच में क्या होगा? बीच में एक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। जब भी हमें एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे डेटा भेजना है तो बीच में हमेशा एक प्रोसेस होगा। ऐसे ही यहाँ पे डेटा स्टोर में कह रहा है कि जो डेटा है वो एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर में डायरेक्टली नहीं जा सकता है, हमेशा बीच में एक प्रोसेस होगा। मतलब कि ये डेटा स्टोर है और एक ही डेटा स्टोर है, तो ऐसे हम नहीं भेज सकते हैं, ये हमारा गलत डीएफडी माना जाएगा। तो जब भी हमें एक डेटा स्टोर से दूसरे में भेजना है तो बीच में एक प्रोसेस होगा, देन वहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये होगा। तो हमें जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें डेटा भेजना है तो हमें वहाँ पे प्रोसेस का यूज़ करना होगा। मतलब कि अगर हमें एंटिटी से हमें डेटा स्टोर में अगर हमें भेजना है तो बीच में यहाँ पे हमें प्रोसेस का यूज़ करना है, मतलब ठीक है ना, बिना प्रोसेस के डेटा यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस, मतलब कि जो एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन दो एंटिटी या फिर दो डेटा स्टोर डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। या फिर एक एंटिटी और एक डेटा स्टोर है तो वो डायरेक्टली आपस में ये कम्युनिकेट ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस जरूर होगा। और ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि जो एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस से तो कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे कि एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस से भी कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे एंटिटी से भी हम डायरेक्टली हम ऐसे कम मतलब डाटा भेज सकते हैं, या फिर डेटा स्टोर ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे ये कर सकते हैं इसमें। तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कह रहा है अ प्रोसेस मस्ट हैव एन इनपुट एंड एन आउटपुट, मतलब कि एक प्रोसेस है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिंबल एक ही इनपुट है, तो ये से गलत माना जाएगा यहाँ पे।
या फिर अगर एक प्रोसेस है तो इसमें एक सिंगल आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस है, अगर इसमें हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट यहाँ पे नहीं निकल रहा है तो ये हमारा प्रोसेस किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। ऐसे ही अगर एक प्रोसेस है, इसमें से सिर्फ आउटपुट निकल रहा है, तो इसमें से आउटपुट निकल कैसे रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें इनपुट यहाँ पे दिया नहीं, तो बिना इनपुट के अगर आउटपुट निकल रहा है तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे खराब माना जाएगा, तो यहाँ पे ये डीएफडी यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब भी एक प्रोसेस होगा तो उसमें हमेशा एक इनपुट होगा और हमेशा एक आउटपुट होगा। मतलब आउटपुट तभी मिलेगा जब एक इनपुट होगा, और इनपुट होगा तो उसमें से आउटपुट भी जरूर बाहर जाएगा। तो एक प्रोसेस के अंदर कम से कम एक इनपुट होना चाहिए और कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एवरी प्रोसेस शुड बी नंबर्ड। मतलब कि जो प्रोसेस है इसका हमेशा एक नंबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसको हमेशा एक नंबर देना चाहिए। जैसे प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, तो इस तरीके से प्रोसेस का हमेशा एक नंबर देना जरूरी है। ये भी इसका एक रूल है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ डेटा फ्लो शुड हैव ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिटवीन सिंबल्स। मतलब कि जो डेटा फ्लो है उसका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब डेटा इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना, ये गलत माना जाएगा। डेटा का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे आप इसे घुमा फिरा के कैसे भी आप ले जाएं, लेकिन डायरेक्शन हमेशा डेटा फ्लो का एक ही तरफ होना चाहिए। अ डेटा फ्लो शुड बी नेम्ड। मतलब कि जो डेटा फ्लो है, ये डेटा फ्लो है, इनका हमेशा एक नाम होना चाहिए, ठीक है ना। डेटा फ्लो का भी हमेशा एक नाम होना चाहिए, प्रोसेस का भी एक नाम देना जरूरी है। प्रोसेस हो गया, एंटिटी हो गया, या फिर डेटा स्टोर हो गया, तो सभी को एक नाम देना है, सभी का नाम देना जरूरी है। ये डेटा फ्लो जा रहा है तो ये बताना जरूरी है कि डेटा किस पर्पस के लिए जा रहा है, मतलब क्या यहाँ इसका नाम है, मतलब किस लिए जा रहा है। तो डेटा फ्लो का नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो गया और ये हो गया। अ डेटा फ्लो टू अ डेटा स्टोर मीन्स अपडेट। मतलब कि अगर एक डेटा फ्लो जा रहा है ऐसे डेटा स्टोर की तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेटा जो है यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फाइल हमने क्रिएट कर दिया, डेटा हमने क्रिएट कर दिया, क्योंकि डीएफडी के अंदर हम डेटा को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। डीएफडी का प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं है। डीएफडी को हम यहाँ ये नहीं बता रहे कि प्रोग्रामर्स को कि यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करो, यहाँ पे हम डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी एक डेटा फ्लो यहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि फाइल्स तो पहले से ही क्रिएट है, यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, डेटा को अपडेट हम कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर डेटा से यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है तो मतलब डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डेटा फ्लो डायग्राम के, जो कुछ रूल्स हैं। अगर आप जब भी आप डीएफडी बनाएंगे तो इन कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि अगर सपोज करो कि एक एंटिटी है और एक डेटा स्टोर है, और इसका जो डेटा फ्लो जा रहा है इसका भी डेटा फ्लो जा रहा है, इसका भी डेटा फ्लो का नाम सेम है, इसका भी सेम पर्पस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे प्रोसेस की तरफ भेज रहे हैं, दोनों को सेम एक ही तरफ यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है ना। इसका भी, इस डेटा फ्लो का भी नाम एक ही काम कर रहा है, ये भी एक ही काम कर रहा है। तो इसको हम ऐसे ना करके इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करा, इसको हम आपस में ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं बुक में आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे एक सिंगल नाम दे देंगे, यहाँ पे एक नाम दे दिया, इस तरह से नाम हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रूल नहीं है, आप इसे ऐसा कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं बुक में आपको मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक प्रोसेस, मतलब सपोज यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, ये जा रहा है हमारा एंटिटी की तरफ और ये जा रहा है किसी दूसरी एंटिटी की तरफ, ठीक है ना। दोनों का सेम ही पर्पस है डेटा फ्लो का, ये भी एक ही काम कर रहा है, ये भी एक ही काम कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। मतलब तो अगर ये दोनों डेटा फ्लो सेम काम कर रहे हैं, सेम ही इनका पर्पस है, सेम ही इनका मीनिंग है, तो इसको हम ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन डेटा फ्लो को आपस में जॉइंट करके। एक मिनट, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे इस तरीके से ऐसे गया यहाँ पे और ऐसे गया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे सेम नेम आ गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये गलत है, ये हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट कर सकते हैं इन दोनों को। तो हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो हम डेटा फ्लो को जो है यहाँ पे हम जॉइंट भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ डीएफडी। तो लेवल्स ऑफ डीएफडी क्या होते हैं? डीएफडी को बनाते समय डीएफडी के कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे कि डीएफडी का होता है पहले लेवल 0, फिर आता है लेवल 1, लेवल 2
ऐसे कर करके लेवल n तक, जितना आप चाहे उसको उतना लेवल तक आप उसको डीएफडी को बना सकते हैं। अब ये लेवल क्या होते हैं? लेवल बताते हैं कि डीएफडी कितना डिटेल में हमने बनाया है। पहले होता है लेवल 0। लेवल 0 क्या होता है? इसमें डीएफडी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है। यहाँ पे सिंपल जो सिस्टम होता है उसका सिंपल एक ओवरव्यू दिया जाता है लेवल 0 में, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल भी बोलते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं। इसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है और सिंगल प्रोसेस में पूरे सिस्टम को डिफाइन किया जाता है और ये सबसे इजी होता है इसको बनाना लेवल 0 को। फिर आता है लेवल 1। लेवल 1 में क्या होता है? जो डीएफडी होता है उसको और डिटेल में बनाया जाता है, जो प्रोसेस है उसको और खोल के उसको डिटेल में इसको बनाया जाता है, मतलब और क्या क्या उसमें प्रोसेस हो रहे हैं। लेवल 2 में क्या होता है? किसी एक प्रोसेस को पकड़ के उसको और ज़्यादा उसको डिटेल में इसको बनाया जाता है और इसको आप जितने लेवल तक आप चाहें एक डीएफडी को, एक प्रोसेस को आप खोल सकते हैं। और जो डीएफडी होता है वो मैक्सिमम 0 1 2 लेवल्स तक ही ज़्यादातर जो डीएफडी बनते हैं, कहीं कहीं 3 4 लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 0 1 और 2 लेवल्स तक ही बनाते हैं। तो लेवल 0 क्या होता है? लेवल 0 को हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें हम सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है और सिंगल प्रोसेस में हम पूरे सिस्टम को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिंगल प्रोसेस है, यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ से हमें डेटा जा रहा है, जैसे भी है। तो एक सिंगल प्रोसेस में पूरे सिस्टम को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एंटिटी और प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस 0 कह देते हैं इसको। और यहाँ पे डेटा स्टोर का यूज़ नहीं होता है लेवल 0 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम का ओवरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पे हम सिस्टम का एक बेसिक बता रहे हैं कि एक सिस्टम है, ऊपर से हम सिस्टम को दिखा रहे हैं, मतलब बहुत दूर से आप सिस्टम को देख रहे हैं और अब सिंपल एक बता रहे हैं कि ये सिस्टम है, इस तरह से ये काम करता है। सिस्टम को आप डिटेल में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। और इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बोलते हैं, जो सिस्टम का एक कॉन्टेक्स्ट दिखाता है, एक सिस्टम है, इस तरह से एक सिस्टम काम कर रहा है। फिर आता है हमारा लेवल 1। इसके बाद ये जो प्रोसेस हमने बनाया है इसको और थोड़ा सा हम खोल देते हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 होता है। लेवल 1 में क्या होता है? इसको और ज़्यादा डिटेल में हम बनाते हैं सिस्टम को। यहाँ पे डेटा स्टोर का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ तो डेटा स्टोर हम बताएंगे, यहाँ पे ऐसे हम बताते हैं। तो ये होता है लेवल 2। लेवल 2 में या क्या होता है? आप जितना चाहे इसको जितना डिटेल में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो डीएफडी होता है वो डिटेल में बनाया जाता है और एक डीएफडी के अंदर एक रूल ये है जो हमने पीछे यहाँ पे मतलब हमने नहीं लिखा है कि जब भी आप कोई डीएफडी बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है 9 प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक रूल बनाया गया है। ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो 9 से ज़्यादा अगर प्रोसेस होंगे तो डीएफडी जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इससे जो है डीएफडी समझ में नहीं आता है। तो ये एक रूल है, मैंने बुक में पढ़ा था, ज़्यादातर मैंने जगह पढ़ा है। तो मैक्सिमम जो है 9 प्रोसेस इसका आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे अगर 9 से आप ज़्यादा आप बनाओगे तो डीएफडी, जितना आप ज़्यादा प्रोसेस बनाओगे उतना डीएफडी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 9 से ज़्यादा आपको डीएफडी जो प्रोसेस है वो नहीं बनाना है, ये वाले प्रोसेस जो होते हैं। आप चाहे तो प्रोसेस को आप नेक्स्ट लेवल पे उसको और एक्स्ट्रा खोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है मतलब लेवल 1 में 9 से ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और मिनिमम जो है 3 प्रोसेस हो सकते हैं, मिनिमम 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये इसका एक रूल है और ये कुछ इस तरह से बनता है। इस प्रोसेस को खोल देते हैं और प्रोसेस का हम नाम देते हैं 0 1 2 3, ये 4, कुछ इस तरीके से नाम देते हैं। और लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में कोई एक प्रोसेस को हम पकड़ लेते हैं। सपोज हमने ये वाला प्रोसेस पकड़ा, तो लेवल 2 में हम क्या करेंगे? ये हम लेवल 2 बनाएंगे। तो जो प्रोसेस हमने लिया है लेवल, इसको 3.1 बोल देंगे, ऐसे 3.2 बोल देंगे इसको, ऐसे हम लिखते हैं। यहाँ पे एंटिटी हो गई। तो ऐसे हम लेवल इस तरह से हम बनाते हैं। तो प्रोसेस को नाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रोसेस को नाम, इसलिए प्रोसेस को नाम दिया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएँ। आप मतलब लेवल 2 पे अगर आप देख रहे हैं तो समझ पाएँ। ऐसे ही अगर आप लेवल 3 पे जाएंगे तो सपोज इस वाले प्रोसेस को हमें खोलना है, तो यहाँ पे हम देंगे 3.2.1, ऐसे 3.2.2। तो इस तरीके से हम डीएफडी बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम बुक में देख लेते हैं, मेरे पास ये एक बुक है, तो इस बुक में कुछ इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे लेवल 0 होता है, कॉन्टेक्स्ट लेवल होता है, जिसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है और बाकी यहाँ पे डेटा फ्लो होते हैं। यहाँ पे डेटा स्टोर का यूज़ नहीं होता है। लेवल 0 होता है, इसमें प्रोसेस 0 होता है। फिर लेवल 1 होता है। लेवल 1 में क्या है? इस प्रोसेस को हम खोल देते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। डेटा स्टोर सब चीज़ यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे प्रोसेस 1 2 3 इस तरीके से। लेवल 2 में क्या है? हम इस प्रोसेस को हम खोल रहे हैं, तो ये 2.1 2.2 2.3 इस तरीके से। और इसको हम खोलेंगे तो ये भी लेवल 2 में आएगा, क्योंकि ये लेवल 1 के अंदर है, लेवल 2 में आ जाएगा ये 3.1 3.2 3.3 इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे हम इस वाले प्रोसेस को हम खोल रहे हैं तो ये 2.2.1 हो गया, 2.2.3 हो गया, इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना।
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डीएफडी बनता है। और डीएफडी बनाना काफ़ी आसान होता है, डीएफडी बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता है। लेकिन आपको उसका जो सिस्टम आप बनाएंगे, जिस सिस्टम का आप डीएफडी बनाएंगे, आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आपको उसका प्रोसेस नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। आपको उसका प्रोसेस के बारे में पता है तो आप इजीली आपको बना लेंगे। और डीएफडी बनाते समय से कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने हैं, बस सिंपल सा इतना सा काम है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक डीएफडी बनाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का हम एक डीएफडी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, तो इसका हमें एक डीएफडी बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो डीएफडी को बनाते समय सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो आपको डीएफडी के जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सेकंड, आपको ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बना रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में होता क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे किसी भी कीमत पे। अगर आपको पता है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में क्या होता है तो आप बना लेंगे। एग्जाम में जब भी बनाने को आएगा तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा तो आप बना लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो दो लोग हैं उनका डीएफडी डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं बना रहा हूँ तो मेरा कुछ और डीएफडी होगा, और दूसरा बंदा बना रहा है तो उसका वो डिफरेंट तरीके से डीएफडी बनाएगा। ठीक है ना। तो दो दो लोगों की थिंकिंग अलग होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले इसका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का लेवल 0 हम बनाते हैं। तो लेवल 0 में क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल हम प्रोसेस ले लेते हैं, इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हम बोल रहे हैं। एक सिंगल एक प्रोसेस ले लिया। ठीक है। यहाँ पे उसको राइटिंग को मत देखना क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और जल्दी जल्दी में मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ अब। ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर करता क्या है, कस्टमर पहले एक सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में पहले साइन अप करेगा। साइन अप करने के बाद क्या करेगा, वो सिस्टम में लॉगिन करेगा। लॉगिन करा, इसको हम प्रोसेस 0 बोल देते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करेगा, एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर वो जो है प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा या प्रोडक्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट करेगा। तो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट करने के बाद या प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद क्या करा, वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक के थ्रू वो पेमेंट करेगा। तो बैंक एक एंटिटी हो गई यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि कस्टमर है, सिस्टम में इनपुट दे रहा है, और एक बैंक है जो सिस्टम के बाहर से होता है, सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ये, तो इसको हम एक्सटर्नल एंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद बैंक से पेमेंट होने के बाद पेमेंट का कंफर्मेशन आएगा। पेमेंट कंफर्मेशन आ गया और उसके बाद इसको प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक एडमिन भी हो सकता है जो सिस्टम को यूज़ करेगा, मतलब जो सिस्टम को मतलब मैनेज करेगा, तो उसको एक एडमिन बोल देते हैं यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये सिस्टम में पहले लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद सिस्टम में जो डेटा स्टोर करेगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स सिस्टम में स्टोर करेगा। ठीक है। और क्या करेगा ये, और जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर देगा तो इसके पास ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे आएगी, ऑर्डर इन्फो इसके पास आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप डीएफडी बना सकते हैं। ये मैंने अपने सोच के अकॉर्डिंग बनाया है, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बना सकते हैं। आप एग्जाम में किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं कहेगा। बस आपको कुछ रूल्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लेवल 0 यहाँ पर आपको डेटा स्टोर का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो आपको कुछ रूल्स आपको वहाँ पे फॉलो करने हैं। बाकी एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये जरूर बना के आना है। और किसी भी तरीके से आए, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आए, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आए, बस आपको उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें पेशेंट्स होते हैं और नर्सिस होते हैं, यहाँ पे मेडिसिन्स होती हैं। तो इसको लेके आप एक डीएफडी, अगर आपको पता है कि कैसे कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, तो आप डीएफडी आप चाहे कैसा भी बनाएं, चाहे आप गलत भी बनाएं, मतलब गलत से मेरा मतलब है आप जैसा आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग आप बनाएं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो आपको एग्जामिनर जो है वो इतना चेक नहीं करता है, वो मतलब डिटेल में आपको जाके चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको डीएफडी चेक करेगा और आपका रूल्स चेक करेगा कि आपने एक डायरेक्ट एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे आप डायरेक्ट तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप गए हैं तो वो उसे लगेगा कि वो आपने गलत बताया है। ठीक है। तो आपको ये रूल्स, ये आपको बस डीएफडी के कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का है, ये एक लेवल 0 हो गया। ठीक है ना। और एग्जाम में आप जब भी बना के आएंगे तो आपको साफ साफ राइटिंग में बनाना है। आपको इस तरह से ये जो कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग है इस तरह से नहीं बनाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेवल 1 बनाएंगे। लेवल 0 हो गया, अब इसका लेवल 1 बनाएंगे। तो लेवल 1 हम बनाते हैं यहाँ पे, लेवल 1 डीएफडी ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का।
तो यहाँ पे अब क्या करने, लेवल 1 में कैसे बनेगा, लेवल 0 को देख के हम लेवल इसका 1 डालते हैं हम। पहले हमारा है कस्टमर, तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे हमारा है कस्टमर। ये क्या कर रहा है, पहले एक सिस्टम है उसमें लॉगिन कर रहा है, तो ऑथेंटिकेट कर रहा है पहले वो। ये एक प्रोसेस बनाया हमने ऑथेंटिकेट नाम से, और वो सिस्टम में यहाँ पे लॉगिन कर रहा है। लॉगिन करने के बाद क्या करेगा वो, सिस्टम में लॉगिन करेगा, यहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो लॉगिन करेगा, यहाँ से इसको सिस्टम रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। और लॉगिन करने से पहले वो पहले साइन अप करेगा सिस्टम में। अब सिस्टम का डेटा भी कहीं स्टोर होगा, तो डेटा स्टोर है और लॉगिन करा। ओके, लॉगिन करने के बाद हाँ सिस्टम का कहीं डेटा स्टोर होगा, तो यहाँ पे कस्टमर का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ये डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब लॉगिन करने से पहले वो साइन अप भी करेगा, तो साइन अप नाम से एक प्रोसेस बना लेते हैं हम। तो साइन अप नाम से एक प्रोसेस आ गया, तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, या फिर कह दे यहाँ पे जितना कस्टमर इन्फो देगा। यहाँ से फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। कस्टमर की जो इन्फो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और साइन अप वो ऐसे भी कर सकता है, और आप चाहें तो इसको थर्ड पार्टी साइन अप करना है, यानी कि गूगल और फेसबुक के थ्रू करना है। तो गूगल और फेसबुक के थ्रू यहाँ पे हम बना लेते हैं गूगल और फेसबुक। तो यहाँ पे वो साइन अप करेगा, थर्ड पार्टी लॉगिन, थर्ड पार्टी साइन अप। ये राइटिंग एकदम गलत है, यहाँ पे ये लिखा है थर्ड पार्टी साइन अप, ठीक है। और यहाँ से जो है वो गूगल और फेसबुक से जो है कस्टमर का डेटा मांगेगा। जो ये प्रोसेस है, ये यहाँ से जो गूगल और फेसबुक है, यहाँ से कस्टमर का डेटा मांगेगा, कस्टमर इन्फो, और यहाँ से ये रिस्पॉन्स कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर यहाँ से होने के बाद ये डेटा यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका साइन अप हो गया, और यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद, इस लॉगिन होने के बाद क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का क्या करेगा, यहाँ पे एक एडमिन भी होगा जो सिस्टम को क्या करेगा, सिस्टम को मैनेज करेगा। तो इसको भी यहीं दे देते हैं, ऑथेंटिकेट करेगा एडमिन पहले, ADMIN एडमिन। एडमिन क्या करेगा, लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद सिस्टम ये जो प्रोसेस है इसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, साइन अप हुआ, लॉगिन हुआ, फिर एडमिन ने लॉगिन करा, सिस्टम ने रिस्पॉन्स करा, और क्या होगा यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, या फिर प्रोडक्ट को यहाँ पे वो व्यू करेगा। तो यहाँ पे बना देते हैं प्रोडक्ट व्यू, ये एक प्रोसेस बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, कस्टमर प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पे प्रोसेस का नाम भी देना है, आपको ध्यान रखना है। ये पे 0 हो गया, ये प्रोसेस 1 हो गया, इसको हम प्रोसेस 2 बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आपको फॉलो करना है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करेगा, कस्टमर प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट रिजल्ट मिल गया, फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर करने से पहले वो कार्ट में ऐड करेगा। तो वो ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट एक प्रोसेस बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या होगा, जब वो प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा। तो प्रोडक्ट जो हो गया वो ऐड हो गया इन कार्ट के अंदर, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर डेटा स्टोर भी करना है, तो एडमिन जो है यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। तो वो डेटा कैसे स्टोर करेगा, तो डेटा करेगा यहाँ से, वो यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। तो एक यहाँ पे बना लेते हैं, एडमिन यहाँ से भेजेगा। तो ये तो इसका हो गया डेटाबेस, प्रोडक्ट के डेटा का प्रोडक्ट डेटा नाम से ये हो गया, और एडमिन यहाँ से यहाँ भेजेगा। तो डायरेक्ट यहाँ तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे एक प्रोसेस बना लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा स्टोर के नाम से।
तो पहले एडमिन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो डेटा स्टोर कर देगा और यहाँ से ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से ये इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है। और डेटा फ्लो को यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट डेटा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डेटा दे देते हैं, प्रोडक्ट डेटा स्टोर और प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का सेम नाम दे दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, ठीक है ना, और साफ साफ राइटिंग में लिख के आना है, इस तरह से राइटिंग में नहीं लिखना है। और बस रूल्स मैंने कोई ब्रेक नहीं करे हैं। यहाँ पे ये डेटा स्टोर है यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए फिर वो ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या होगा, वो ऑर्डर करेगा। ऐड टू कार्ट का इसका डाटा भी यहाँ पे स्टोर होगा, तो यहाँ पे इसका डेटाबेस कर देते हैं। यहाँ पे कार्ट का डेटा स्टोर हो गया, यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, और करने के बाद ऑर्डर करेगा वो। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर अब यहाँ से ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर का एक प्रोसेस डालते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नाम से एक प्रोसेस बन गया। यहाँ पे यहाँ से ले लो, चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। कार्ड का जो डेटा है वो आ गया यहाँ पे, या फिर यहाँ से भी कर सकते थे, जिस तरह से चाहें। यहाँ पे कार्ड की इन्फो आ गई, कार्ड का जो डेटा है, कार्ड की इन्फो या कार्ड का डेटा यहाँ पे आ गया ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ से वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट इससे पहले हाँ, और इसका डेटा भी यहाँ पे स्टोर होगा, तो ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर, यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया और यहाँ पे इसको रेस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से वो पेमेंट करेगा, तो बैंक के थ्रू वो पेमेंट करेगा, तो वो यहाँ पे ले लेते हैं बैंक। बैंक से यहाँ पे वो करेगा पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा पहले, पेमेंट करेगा तो, और यहाँ से बैंक कर देगा रेस्पॉन्स। ठीक है, अब बैंक से पेमेंट होने के बाद क्या होगा, बैंक से पेमेंट होने के बाद एक रिसीप्ट जनरेट होगी। तो रिसीप्ट नाम से एक प्रोसेस डालते हैं यहाँ पे, पेमेंट रिसीप्ट जनरेट, यहाँ पे डालते हैं पेमेंट रिसीप्ट जनरेट, एक प्रोसेस बनेगा। और पेमेंट कंफर्म होने के बाद, पेमेंट कंफर्म होने के बाद ये एक रिसीप्ट जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका पेमेंट की रिसीप्ट का डेटा स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये होने के बाद कस्टमर के पास जो है इसकी रिसिप्ट पहुंच जाएगी। यहाँ से कस्टमर के पास पहुंचेगी ना, तो यहाँ से नहीं भेजेंगे, यहाँ से ये रूल ब्रेक हो जाएगा। तो या फिर बीच में हमें एक प्रोसेस बनना पड़ेगा इसके लिए एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा हमें बीच में, यहाँ पे अगर करना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं। इस प्रोसेस से हम डायरेक्ट यहाँ पे ये रिसीप्ट जनरेट हुई और रिसीप्ट जो है यहाँ से कस्टमर के पास पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से पेमेंट रिसीव हो, यहाँ से इसको रेस्पॉन्स मिल गया, रेस्पॉन्स जो भी है ये मिल गया यहाँ से। फिर यहाँ से ये जो रिसीप्ट की इन्फो है, RECEIPT रिसीप्ट इन्फो जो है कस्टमर के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। और ये सब हो गया। यहाँ पे ऑर्डर होने के बाद एडमिन को पता कैसे लगेगा, जैसे कि इसने रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे यहाँ पे हो गया। जब वो ऑर्डर करेगा तो जो ऑर्डर है वो एडमिन के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पे एडमिन कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं। ऑर्डर की इन्फो जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो एडमिन के पास पहुँच जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो एक एंटिटी को आप दो बार भी यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ पे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है और किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए और आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, तो आप एग्जाम में किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से बनाना है, आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। कुछ इसमें आप चाहे तो गलती भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब गलती से मेरा मतलब है कि आप गलती, इसमें कोई इसमें ऐसा गलती नहीं होती है, इसमें बस रूल्स ब्रेक नहीं होते हैं। बस आपके माइंड में क्या है, आप सिस्टम एक बना रहे हैं तो आप किस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, उसके डेटा का फ्लो का आपको रिप्रेजेंट करना होता है। बस यहाँ पे प्रोसेस का नाम दे देते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ पे 3, इसको दे देते हैं 4, यहाँ पे दे देते हैं 5, ये हो गया 6। तो ये 6 प्रोसेस हैं यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं। तो पहले क्या हुआ है, पहले जो कस्टमर है वो साइन अप करेगा, उसका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। थर्ड पार्टी से साइन अप करेगा तो गूगल का डेटा यहाँ पे ये एक प्रोसेस, इससे कस्टमर का इन्फो मांगेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा।
फिर वो यहाँ पे लॉगिन करेगा, लॉगिन का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर वो कार्ट में ऐड करेगा, कार्ट का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, कार्ट का डेटा ये स्टोर हो गया। एडमिन जो है यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा, प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा, प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे है तो एडमिन क्या करेगा, डेटा यहाँ पे स्टोर कर देगा। और जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ से डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर करने के लिए क्या होगा, जो कार्ड का डेटा है वो ऑर्डर में आ जाएगा, यहाँ से बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। ऑर्डर का जो है डेटा ऑर्डर के डेटाबेस में स्टोर हो गया, बैंक से पेमेंट हो गई। और पेमेंट कंफर्म होने के बाद पेमेंट की रिसीव यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, उसका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से जो पेमेंट की जो रिसीप्ट है वो यहाँ पे कस्टमर के पास पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से एक ये DFD बनेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से एक DFD बनाना है और काफ़ी मतलब आसान तो नहीं है, वैसे थोड़ा मुश्किल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा प्रोसेस अगर आपको पता है एक सिस्टम में क्या होता है तो आप बना लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक DFD क्या होता है, DFD बनता कैसे है और DFD के रूल्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको इसमें थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।